हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 4 to 6। ठीक है, चैप्टर 4 to 6 और इससे जो है मैं लगभग 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराऊंगी। 50+ क्वेश्चन जो है करेंगे। ये पार्ट 1 है और इसके बाद जो है पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि 4 to 6 जो है चैप्टर बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर हैं और आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से जो है ना क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जो भी क्वेश्चन करेंगे हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अगली बार अगर उस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो आपको नया नहीं लगेगा और आप जो है बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर हुए सबको मिक्स करके मैं करवा रही हूँ। इससे आप लोगों का प्रीवियस ईयर भी तैयार होते हुए चल रहा है, आपको अलग से प्रीवियस ईयर की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्लास 6 की जो हिस्ट्री है मैं पूरी ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे ना हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8, तो आप लोगों को वहाँ पे चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं उसके। और इसका जो नोट्स है मैं ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। पहले मैंने 1 to 3 चैप्टर के आप लोगों को नोट्स दिए थे, देन प्रैक्टिस करवाई थी। फिर उसके बाद जो है 4 to 6 चैप्टर के आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए और आज जो है मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जिन लोगों ने भी उस नोट्स को पढ़ा होगा उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखेंगे कि कितना आसानी से वो लोग जो है कर ले रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा नोट्स पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है मज़ा आएगा। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। तो बस जुड़ जाइए, कीप सपोर्ट। आप लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी एकदम बेसिक से जो है करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। याद रखिएगा केवल हिस्ट्री ही नहीं बल्कि आपकी 6 to 8 की जो ज्योग्राफी है ऑलरेडी मैं पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ इसे भी, और इसकी जो है मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन सीरीज को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और 6 क्लास की जो है हिस्ट्री भी जो है आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और क्लास 7 की जो हिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसमें चैप्टर 3 जो है आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बस आप जुड़े रहिए। यहाँ से जो है आप लोगों को पूरी तैयारी मतलब मैं पूरा जो है आप लोगों को नोट्स भेजूंगी, पूरी तैयारी कराऊंगी। बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट लाइक बटन। यहाँ पे केवल आप लोगों को सीटेट के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम अपडेट ही नहीं मिलेगा, बल्कि टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, साथ ही गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से जो है स्ट्रैटेजी आप लोगों को बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्रकृति? तो याद रखिएगा जो ऋग्वेद की जो रचना हुई है ना वो संस्कृत में, जिसे पाक संस्कृत भी कई बार बोला जाता है। पाक संस्कृत आए तो वो भी आपका गलत मत कीजिएगा, उसी को बोला जाता है। ठीक है, जो पाक संस्कृत है वो पाक संस्कृत में रची गई थी और इसी को क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत। तो जो ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो किसे कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसे पाक संस्कृत भी कहते हैं और वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी ये 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल क्या है? पहले। और अगर मैं ईसा पूर्व की बात करूं तो क्या आ जाएगा? 1500 ईसा पूर्व। मैंने बोला था ना ईसा पूर्व के जन्म से लिया जाता है समय। 2000 अगर इसमें से माइनस कर देते तो 1500 आ जाएगा। 1500 ईसा पूर्व जो है क्या है किसकी रचना हुई थी? तो वो हुई थी आप लोगों की, एक मिनट क्वेश्चन सेकंड कैसे आ गया, वेट, हाँ, 3500 ईसा पूर्व क्या है? 3500 ईसा पूर्व जो है, सॉरी 3500 पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। और अगर ईसा पूर्व पूछा जाए तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब आप लोगों को क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में ना लगभग 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं कितनी है? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। और इन प्रार्थनाओं को एक नाम दिया गया। इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त। ये एक एक पॉइंट याद है क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। सूक्त कहा जाता है। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह
से बोला गया। याद रखिएगा, अच्छी तरह से जो है क्या बोला गया। अब आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद में ना 3 देवताओं की बात की जाती है। क्या कहा जाता है कि जो ऋग्वेद की जब रचना हुई थी 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो कौन थे? तो वो कौन थे? याद रखिएगा, सबसे पहले अग्नि, जिसे आग का देवता कहा जाता है। दूसरा जो है इंद्र, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है। और एक सोम। सोम जो है ना एक प्रकार का पौधा है जिसे एक खास जो है पेय बनाया जाता है, ऐसा जो है बोला गया है। और इसकी जो रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, जिसे पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। 4-5 फैक्ट्स बताए, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व पहले हुई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया था उस टाइम पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? क्या क्वेश्चन है? मगध महाजनपद के पहले शासक। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मगध महाजनपद के जो है ना 3 महत्वपूर्ण जो है इसमें शासक हुए हैं। एक बिंबिसार, अजातशत्रु, और एक जो है उस टाइम पे ही जो है ना एक और थे, महापद्म नंद। क्या? महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद भी जो है मगध महाजनपद के एक महत्वपूर्ण शासक थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु। लेकिन क्वेश्चन क्या है? मगध महाजनपद के पहले शासक, तो वो थे बिंबिसार। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। अब बिंबिसार थे, याद रखिएगा, बिंबिसार के पुत्र जो है कौन थे? अजातशत्रु। और इन्होंने ना क्या किया था? अपने पिता को ही जो है बंदी बना लिया था और भूखे जो है इन्होंने मार भी दिया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी बातें जो है जान लीजिए, क्योंकि कई बार जो है ये CTET में पूछा गया है। मगध से रिलेटेड जो है पॉइंट्स आते हैं। देखिए लगभग 200 साल के ये जो मगध है ना, यहाँ पे जो है ना 200 साल के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। 200 साल के अंदर अंदर ही जो है ये क्या महत्वपूर्ण? इसका कारण क्या था? क्योंकि यहाँ से ना गंगा नदी और सोन नदी जो है इसके मगध से पास से ही बहती थी। और इस गंगा और सोन नदी के कारण, याद रखिएगा, गंगा और सोन नदी के कारण यहाँ पर जो है यातायात, दूसरा जल का वितरण, ये जो मैं बता रही हूँ ना ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मगध जो है 200 सालों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक महाजनपद बन गया था। और गंगा और सोन नदी जो है मगध महाजनपद के पास से गुजरती थी, इसलिए वहाँ से यातायात, जल वितरण, और तीसरा जो है जमीन को उपजाऊ बनाने में इसकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, गंगा और सोन नदी के। और इसी के कारण जो है ना यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है कृषि की पैदावार हुई। और आप लोगों को बता दूँ कि जो मगध है, मगध का एक हिस्सा जो है ना जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ पे जो है इस जंगल में क्या रहती थी? हाथियाँ। और हाथियों को पकड़ के लाते थे, उन्हें प्रशिक्षित करके वहीं पर जो है सेना के काम में लाया जाता था। ये जो पॉइंट है याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में जो है पूछा गया पहले। ठीक है, और अगली बात मैं बता देती हूँ कि जो महाजनपद है, महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 महाजनपद थे। कितना थे? 16 महाजनपद थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मगध के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। तीसरा जो है कौन? महापद्म नंद। लेकिन सबसे पहला शासक पूछा जाए तो बिंबिसार, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, ये आधम भी होगा, धम्म, अहिंसा, संघ। तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे ना, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अहिंसा नहीं था। अहिंसा जो है ये किसका? ये जो है महावीर, जो महावीर थे, जो जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं महावीर, उनका जो है एक ये उनकी एक शिक्षा थी। ठीक है, अहिंसा। तो त्रिरत्नों में जो बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन जो संघ है ना, संघ को बौद्ध और जो जैन धर्म के अनुयायी महावीर थे, मतलब कि बुद्ध और महावीर दोनों ही संघ को मानते थे। वो जो है संघ एक नामक का एक संगठन इन्होंने बनाया था, और इन्होंने बोला था कि अगर किसी को सच को जानना है, सत्य को समझना है, तो अपना घर द्वार छोड़कर जो है वो यहाँ पे आके रह सकता है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए संघ जो है ना, महावीर और बुद्ध दोनों का ही ये मानते थे कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि उनका मानना था कि अपने घर के साथ रह के जो है अब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लें तो नहीं, आपको सब मोह माया जो है क्या है, छोड़नी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो है एक संघ नामक संगठन बनाया था। किसने? महावीर और बुद्ध ने सॉरी, ठीक है, बनाया था। और यहाँ पे जो है घर त्याग करने के बाद जो है लोग क्या रहते थे? आकर रहते थे। संघ में रहने वाले जो भी बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए जो है ना कुछ नियम बनाए गए थे। ये नियम किस में लिखा गया था? एक एक पॉइंट इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए नियम बनाए गए थे, और ये नियम जो है किस में थे? ये बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में। ठीक है,
नियम जो है विनय पिटक में, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। विनय पिटक से क्या पता चलता है कि संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने की जो व्यवस्था थी अलग अलग थी। पहला पॉइंट याद रखिएगा विनय पिटक का, संघ में स्त्री और पुरुष के दोनों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में सभी लोग प्रवेश ले सकते थे, लेकिन संघ में प्रवेश के लिए सबको जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। किससे? बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। इसके बाद ही जो है वो संघ में प्रवेश ले पाते थे, ठीक है। संघ में जो है लोगों को एकदम सादा जीवन बिताना पड़ता था। अधिकांश समय जो है उनका ध्यान करने में जो है वो लोग लगाते थे। शहरों और गांव में जाकर किसी एक निश्चित समय पे जो है शहर और गांव में जाकर क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे, जिससे भिक्खु या भिक्षु क्या कहा उन्हें कहा जाता था। और ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है मैंने आप लोगों को ये दे दिया। वैसे मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया उसमें लिखा हुआ है सब, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विनय पिटक की। देख लिए आ गया ना विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्ध धर्म के नियम, जैन धर्म, वैदिक कर्मकांड, शिक्षकों के। तो क्या है? बौद्ध के नियम, ठीक है। संघ में प्रवेश करने के लिए जो बौद्ध जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में थे। नेक्स्ट, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए संघ के संदर्भ में कथन आ गया। देखिए मैंने कुछ भी अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया है, इस चैप्टर से जो है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना वही है। देखिए आप लोगों के लिए क्यों मैं बोलती हूँ लाइन टू लाइन। अभी आपको मैंने एक पैराग्राफ दिखाया और देख बताया ना उसमें एक एक लाइन कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से दिया जाता है। देखिए संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। क्या ये बात सही है? नहीं, स्त्री पुरुष जो है अपने घरों में नहीं रह सकते थे, ठीक है। संघ में क्योंकि उन्होंने बोला ना संघ में रहने के लिए जो है अगर उन्हें सच जानना है, सत्य की खोज करना है, तो अपना जो है गृह घर का त्याग करना पड़ेगा। इनका पहला वो था, याद रखिएगा। संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों से अनुमति लेनी होती थी, बिल्कुल सही बात है। संघ में प्रवेश लेने के लिए स्त्रियों को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती थी। तो ये क्या सही है? ये गलत है, ठीक है। एक मिनट, तो ये तो गलत है क्योंकि उनको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों और गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, ये भी बात सही है। यहाँ पे ये भी सही है। और संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों से अनुमति नहीं लेनी होती थी, ये भी आपका गलत है क्योंकि अनुमति तो लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुषों को अपने घर में रह सकते थे, नहीं, घर का त्याग करने के बाद ही वो सच जो है जान सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें घर को त्याग करके संघ में रहना पड़ता था। तो यहाँ पे जो कौन सा सही है कि एक निश्चित समय में शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, अभी मैंने दिखाया। अब देख लीजिए इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्यों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कह रही हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक हेल्प कर रही हूँ। मैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ कि किस तरीके से पढ़ना, कैसे पढ़ना है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को जो है यहाँ से एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा हाईलाइटेड स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी। और आप लोगों की जो क्लासेज है ना, CDP पेपर 1 और पेपर 2 की चल रही है और SST पेपर 2 की चल रही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को जो है पैडागोजी, जो कि CDP की पैडागोजी स्टार्ट हो चुकी है, SST की पैडागोजी स्टार्ट होगी, हिंदी की पैडागोजी स्टार्ट होगी और EVS की, ठीक है। बस जुड़े रहिए। आप लोगों को जो है मैं एक एक चीज़ करके जो है बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं करवा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उसे स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? सारनाथ, बोध गया, सांची या थोथलाकुंड? तो सारनाथ वो स्थान है जहाँ पे जो है बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, महापाषाण के विषय में आ गया। देखिए महापाषाण के विषय में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है? देखिए महापाषाण पहले होता क्या, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले भी समझा रखा है। महा मीन्स बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर, ठीक है, जो बड़े आकार के जो पत्थर होते हैं, ठीक है। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। यह सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते थे, नहीं। यह पत्थर की औजार बनाने वाले कच्चे माल उपलब्ध कराते थे, नहीं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, नहीं। तो इनका उपयोग जो है दफन करने वाली जो जगह थी उनको जो है चिन्हित करने के लिए बनाया जाता था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब महापाषाण से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। देखिए जो महापाषाण है ना, ये जो है बहुत बड़े बड़े पाषाण होते थे
ठीक है। इनके नाम से जैसे आपको पता चल रहा है महापाषाण मतलब बड़े पत्थर। ये पत्थर जो है ना कब मतलब कि ये जो है दफन करने के लिए, पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। देख लीजिए जैसे कि ये है, इसके इस तरीके से जो है चिन्हित कर दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से जो है बनाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है ना 3000 साल पहले शुरू हुई थी। याद रखिएगा, महापाषाण जो कब्रें को जो उसको या हाईलाइट करने की बात करो, चिन्हित करने की बात करो, ये प्रथा जो है 3000 साल पहले जो है शुरू हुई थी। अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि यह प्रथा कहाँ कहाँ पे थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, अभी था ना एक ऑप्शन में, तो क्यों वो गलत हुआ? क्योंकि उसमें देखिए कि क्या ये दे रखा है, यह प्रथा जो है दक्कन में, मतलब जो दक्षिण भारत है, जो उत्तर पूर्वी भारत है आपका, ये वाला उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर, और जो आपका कश्मीर वाला एरिया है जो सबसे ऊंचाई पर, वो वाला, और दक्षिण भारत में यहाँ पे जो है प्रचलित थी। ठीक है, महापाषाण जो है जमीन के ऊपर ही नहीं दिखते थे, बल्कि ये जमीन के भीतर भी हमें देखने को मिले। कई बार पुरातत्वविदों को जो है गोलाकार इस तरह से सजाया हुआ जो है पत्थर मिले हुए, कई बार अकेला जो है एक पत्थर भी मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है, ये जो मिला हुआ है ना, ये एकमात्र प्रमाण है जिससे पता चलता है कि जमीन के अंदर जो है कब्रों को जो है क्या करते थे? दर्शाते थे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को इसके पॉइंट्स जो है पता होना चाहिए। 3-4 जो पॉइंट्स है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन जो है ना, मुझे ये जो मैं एनसीईआरटी की कटिंग दिखा रही हूँ ना, ये मैं मेन फोकस मेरा इसी पर है, क्योंकि ये नोट्स में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताने का मेन कारण है कि आप लोगों को मैं क्यों कहती हूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कोई आपको सीटेट पास नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। आप जितना सीरियस होंगे ना, उतना आप लोगों को आसान लगने लगेगा, और एनसीईआरटी पढ़ने में मैं आप लोगों की मदद करूँगी। बस जो है आप जुड़े रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे? बहुत आसान सा है। जमीन के आधिपत्य के लिए? बिल्कुल भी नहीं भाई। उपलब्धियों को अंकित करने के लिए? नहीं। परिवार में जन्म के लिए? नहीं। कब्रगाहों के लिए, उसको अंकित करने के लिए जो है ये खड़े किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ए और आर को पढ़ना है। देखिए ए क्या है? सम्राटों को अधिक संसाधन की जरूरत थी, क्योंकि उनका साम्राज्य जो बड़ा था। जो सम्राट थे उन्हें संसाधनों की जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि उनका जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था। उसकी सुरक्षा के लिए जो उन्हें एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, सही बात है। करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में जो है अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाला जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को अगर वीडियो मतलब क्लासेस जो है समझ में आ रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं आप लोगों के लिए बस काम कर रही हूँ, और मुझे पता चलना चाहिए, आप लोगों के फीडबैक से ही ये पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, और आप लोग किस तरीके से करना चाहते हैं। कोई सजेशन हो तो भी आप वो ज़रूर दीजिएगा, और जिसके भी नोट्स नहीं मिले हैं जिस भी सब्जेक्ट के, वो आप लोग जो है ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है? ठीक है, महाजनपद कितने जनपद थे? मैंने बताया था ना 16 जनपद थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है कर जो लगाए गए थे, 3-4 तरह के कर लगाए गए थे, जिसमें से जो है एक जो है भाग होता था, एक कर का नाम भाग दिया गया है, और एक जो है वेट्टी। वेट्टी जो है जबरन वसूला जाता था, और भाग जो है 1/6 भागवा जो है लिया जाता था। अभी एक एक चीज़ कंप्लीट क्लियर करेंगे, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। फसल पे कर, बिल्कुल सही। शिल्प पे कर लगाया गया था। चरवाहे थे उन पे कर बिल्कुल लगाया था। परिवार पे कर नहीं लगा था। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आप पहले इससे समझ लीजिए। जो कर है, महाजनपदों के जो राजा है ना, विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके लिए जो उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता थी, इसीलिए महाजनपदों के जो राजा हैं, लोग समय समय पे लोग जो है उनके लिए उपहार पे निर्भर न रहकर नियमित रूप से वो क्या करते थे? कर वसूलते थे। देखिए ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरा क्या है? आपके कर से रिलेटेड है। फसलों पर कर लगाए गए थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो है क्या थे? कृषक थे, किसान थे, खेती करते थे, इसलिए जो है उनके जो उपज होता था ना, उपज का जो है 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में लेते थे। जो भी उपज होता था उसका 1/6 भाग जो है कर के रूप में लेते थे, और इसे क्या कहा जाता था? भाग। याद रखिएगा, भाग जो है कितना लिया जाता था? उपज का 1/6 भाग। दूसरा जो है
कारीगरों के ऊपर लगाया गया था, उनके श्रम के रूप में चुकाए जाने के लिए। ठीक है, कारीगरों के ऊपर लगाया जाता था श्रम को चुकाने के लिए। एक बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करते थे। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पाद पे कर देना पड़ता था, जो पशुपालक थे। ठीक है, जो जानवर हैं उन पे कर, या जो उनसे मिलती है चीज़ें उन पे कर लगाया गया था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहकों पर भी जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं, मतलब जो भी जंगल से वस्तुएं मिलती वो प्राप्त करते थे, जो आखेटक थे, जो जगह जगह जहाँ पे जंगलों से जो चीज़ें इकट्ठा करते थे उन पे भी कर लगाए गए थे। तो ये 5 कर जो है आपको पता होना चाहिए। परिवार पे कोई कर नहीं लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे, के बढ़ते प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए उपयोग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब कितना ईसा पूर्व पहले, 500 ईसा पूर्व माने या 600 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, आपको याद है ना, लोहे का फाल मिला, मतलब फाल मिला है जिसमें लकड़ी का। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और बी जो है दोनों ही सही है, और बी का ए से संबंध भी है। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व जो है अनेक शहर विकसित हुए थे, और वहाँ पे जो है लोहे के औजार, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हल, ये शामिल थे और ये मिले हैं। ठीक है, इनके बढ़ते प्रयोग के कारण इसे पता चलता है कि किसान जो है उनके उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए सही, बी गलत। तो ये तो गलत है। 1 मिनट, हाँ, ए सही परंतु बी गलत नहीं, दोनों सही हैं। ये भी गलत हो गया। ए और बी दोनों सही है। बिल्कुल, ए का संबंध जो है बी से है। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कांस्य युग से तांबा पीतल। ये तो बहुत ही आसान है, कांस्य युग से। नेक्स्ट, हाँ, निम्न कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन। देखिए, जो महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। औजार बनाने और कृषि में उन्नति के अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ावा दिए। जो औजार बनाना है, औजार से ही कृषि की उन्नति में जो है अनाज को अधिक हुआ, पैदावार में बढ़ावा हुआ। तो बिल्कुल सही बात है। ए और बी दोनों सही है। बी का ए सही व्याख्या कर रहा है। तो थर्ड जो है गलत है, क्योंकि इसमें जो है गलत बता दिया, इसमें भी गलत बता दिया। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुरोहितों ने समाज को जो है 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। कितने वर्गों में? 4, जिन्हें क्या कहा जाता था? वर्ण कहा जाता था। क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को यज्ञ करने का अधिकार। देखिए, पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित किया था, बिल्कुल, इन्हें वर्ण कहा जाता था। क्षत्रिय और जो वैश्य थे ना, वर्णों को यज्ञ करने का अधिकार था। बिल्कुल सही बात है। औरतों और जो क्षुद्र थे उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, और ना ही यज्ञ करने का। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे तीनों बात सही है। जो पुरोहित थे, समाज को 4 वर्गों में बांटा था, जिसे वर्ण कहा जाता था। उस वर्णों में जो क्षत्रिय और वैश्य थे, इन्हें यज्ञ का अधिकार मिला था। लेकिन जो कोई क्षत्रिय औरत है या कोई क्षुद्र है, इन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि औरतों को भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, वेदों को पढ़ने का भी नहीं और ना ही यज्ञ करने का। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही सही है। ठीक है, तो कहाँ पर है? ये देखिए, ए बी सी तीनों सही, ये सही हो जाएगा। ए बी गलत, जहाँ पे गलत है वो गलत है। ठीक है, वो तो ऑप्शन ही नहीं देखना आपको। नेक्स्ट, आप इससे जो है थोड़ा सा ये आप देख लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखे। देखिए, आश्रम व्यवस्था आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म में जो है सबसे लोकप्रिय, मतलब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय सबसे लोकप्रिय रहा। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था की बात की है। आश्रम जो है कितने? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये मैं पहले बताने वाली थी, लेकिन आप लोग समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा इससे आगे आने वाले टाइम में। 4 आश्रम थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की जो है व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीनों से जो है वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था पर ही है आपका। ठीक है, मतलब कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। आश्रम के बारे में हम बात करें। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण जो होते थे और क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर
अपना जीवन जो वेदों का अध्ययन करें। जो गृहस्थ वाला समय होता था, आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ जीवन में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर क्या करनी पड़ती थी, साधना, और कुछ समय के लिए जो है वो क्या बन जाते थे, सन्यासी। ठीक है, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है ध्यान लगाने पर बल दिया। याद रखिएगा, जो वेदों को, स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही वो अनुसरण क्या करती थी। तो ये आश्रम व्यवस्था से जो रिलेटेड फैक्ट्स है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हमने इसमें किया, और पूरा लगभग हम 50 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं 4 to 6 तक पूरा मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और जिनको ये नोट्स नहीं मिला है ना, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा भेज दूँ। वैसे फाइल्स में जाकर चेक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, पहला ये क्या बोल रहे हैं, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम की एक जो है विद्वान थे। ठीक है, वैद्य, चरक नाम के एक वैद्य थे, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में जो है 360 हड्डियां होती हैं। ठीक है, दांतों के जोड़ और उपास्थितियां जो कार्टिलेज बोन है उनके संयोजन से चरक ने इस संख्या पर पहुंचे थे। तो ये क्या दोनों बात सही है? बिल्कुल, ये और बी दोनों ही सही है। जो चरक है ना, ये एक मतलब कि 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य थे, उन्होंने उस टाइम में बताया था 360 हड्डियां होती हैं, जिसमें उन्होंने दांतों के जोड़ और जो कार्टिलेज बोन है ना, जो उपास्थितियां हैं, उनको भी उसमें जो है जोड़ा था। तो ए और बी आपका दोनों करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए एक नए रहे होंगे, और आपको इसको करने में जो है मज़ा आया होगा। और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे कि इस चैप्टर से आने वाले हर क्वेश्चन जो है आप कवर कर लें, और अगर आए एग्ज़ाम में तो वो आपका गलत ना हो। पूरे चैप्टर जो है आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्द ही सिविक्स की भी होगी, पैडागोजी की भी क्लासेस, जिसमें मैंने पैडागोजी को जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तरीका सिखाऊंगी कि पैडागोजी सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बस जुड़े रहिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि एक एक करके जो है क्लासेस आएंगी, और आने वाले टाइम में आपकी क्लासेस जो है बढ़ेंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीक से हम पैडागोजी जो है हर सब्जेक्ट की कोशिश रहेगी कि आपकी जो है शुरू कर दूं। और अगर नेक्स्ट वीक नहीं शुरू हुआ ना, क्योंकि इस बीच में ना मैं थोड़ा प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाली हूँ, तो अगर नहीं शुरू हुआ ना तो उसके नेक्स्ट वीक पैडागोजी जरूर शुरू हो जाएगा। सीडीपी की पैडागोजी तो चल ही रही है। ओके, ऑल द बेस्ट, बस जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।